स्कूल तक तो मैं काफ़ी बेसिक ही था, मतलब मैं जब 12th करा था तब भी मेरे काफ़ी बेसिक्स नंबर आते थे। मेरी पूरी जो पढ़ाई हुई थी वो पूरी हिंदी मीडियम में हुई थी, जिसमें फ़ीस भी, मैं सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा हूँ। माँ है, उनकी ज्वेलरी को गिरवी रख के ही मेरी फ़ीस चुकानी पड़ रही थी। तो जो मेरे को पहला ऑफ़र मिला था वो उस समय 10,000 रुपये महीने का था। मतलब इतनी ज़्यादा कंपनीज़ में मैंने अप्लाई किया, कम से कम मैं 40 कंपनी के ऊपर रिजेक्ट हुआ जब मैं गूगल में मेरे को ऑफ़र मिला। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, इट इज़ नॉट मैटर कि इंग्लिश है या हिंदी है, ठीक है? First of all, thank you so much for accepting my invitation and being here on my channel. I believe the discussion that we are going to have, it is going to be really helpful for the audience. So, can you please start with your introduction? Like, अगर आप audience को बताएं कि how was your, एक quick recap दे दें अपनी journey के बारे में and what you are currently doing. Sure, Sam. Thank you so much for inviting me, and yeah, I am really glad to start my podcast. So, मेरी जो जर्नी है, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे कस्बे झांसी के पास एक कौच नाम का कस्बा है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है, जिसमें मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। इसमें मेरे मेरे घर में भी 5 लोग हैं, मेरे को इंक्लूड करके, जैसे मेरी माँ, पापा, बहन और दादी। और जब भी मैं स्कूल तक तो मैं काफ़ी बेसिक ही था, मतलब मैं जब 12th करा था तब भी मेरे काफ़ी बेसिक्स नंबर आते थे। जैसे मैंने 10th भी किया तो ओनली 60% नंबर आए थे। तो ये था जनरल बैकग्राउंड। जब फिर मैंने 12th के बाद काफ़ी प्रिपरेशन की आगे चीज़ों की, तो ये ओवरऑल 10th तक मेरी पूरी जो पढ़ाई हुई थी वो पूरी हिंदी मीडियम में हुई थी, जिसमें फ़ीस भी, मैं सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, जिसमें मतलब लाइक फ़ीस 5 रुपये 10 रुपये ये फ़ीस लगती थी। ओके, ओके। एंड देन फिर कैसे मतलब चीज़ें मतलब आपने, जैसे कि आप गूगल में काम किया, आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए, लाइक कैसे वो एक टर्न पॉइंट कैसे आया आपकी जर्नी में? So guys, as we know, DSA is very important when it comes to top tech companies. If you want to get into top tech companies, the interview process, the entry point itself is the DSA, right? So here I want to tell you about an amazing platform that help students to get into their dream companies, right? So that is the tutor, as you can see right now on the screen. The trainers are from IITs, NITs and IIMs. They do offer live interactive classes and doubt session, which is very important. See, you can start preparation from your end, but when you get stuck, you need someone to help you, to guide you right there. And the consistency is also equally important, right? So they'll help you with these things, right? So here you can see guaranteed job referrals that they're going to provide you, average hike, the student that has been placed, average CTC, highest package, everything has been specified here. So right now these are the courses that they are offering: full stack data course and full stack artificial intelligence ML course, DSA and system design course, right? System design is equally important because now even these companies are asking system design from freshers as well. So depending on your experiences, you will be asked the questions on system design aspect as well. So here are the courses you can explore, and as per the thing that you actually want to excel, that you actually want to master on, you can have a look, right? So that's about it. So yeah. तो बेसिकली जब मैंने 12th पास आउट किया तो मेरे मार्क्स तो कुछ अच्छे थे नहीं, तो अब मेरे को समझ में, क्योंकि कोई गाइड करने वाला भी नहीं था उस समय, तो पता नहीं था कि क्या करना है, कि BCA करें या बीटेक करें या क्या किया जाए, ठीक है। तो पहले मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरी रैंक जो आई वो 2-3 लाख तक रैंक आई। तो उसके बाद लगा कि नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा मैथ उतना अच्छा था नहीं उस समय, ठीक है। तो फिर सभी लोगों ने बोला गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो, गवर्नमेंट जॉब में स्कोप है। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की और साइड बाई साइड मैं BCA करने लग गया। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में मन नहीं लगा, तो उसे मैंने छोड़ दिया और फिर मैं डायरेक्टली BCA पे फोकस रखने लगा। अब कंप्यूटर्स पहले तो कभी यूज़ किया नहीं था, तो इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें भी BCA में भी कुछ खास कर नहीं पा रहा था। तो रिश्तेदार वगैरह भी बोलने लगे कि नहीं, फालतू में पैसे बर्बाद कर रहा है, ठीक है, इसे छोड़ देना चाहिए। और उस समय घर की आर्थिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी कुछ भी। तो उस समय क्या होता था कि पापा को, जो मेरी माँ है, उनकी ज्वेलरी को गिरवी रख के ही मेरी फ़ीस चुकानी पड़ रही थी। तो लोग बोलने लगे कि नहीं, इससे अच्छा तो है दुकान पे कंटिन्यू करे, दुकान बैठने लगे। फिर जैसे तैसे 2 साल कंप्लीट हुआ और फिर मैं MCA, किसी ने बताया कि MCA होता है BCA के बाद, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फिर मैं MCA की प्रिपरेशन करने के लिए इंदौर गया। वो मेरा एक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं इंदौर, मेरा जाना, कि वहाँ से लोगों को लगे कि
बीसीए के बाद भी एक करियर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने वहीं से निमसेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और थर्ड ईयर मेरा साथ में बीसीए का चल रहा था झांसी से। अब बीसीए जब चल रहा था तो बीसीए में कंपनी भी आने स्टार्ट होने लगी, तो जो मेरे को पहला ऑफर मिला था वो उस समय 10,000 रुपये महीने का था, ठीक है, जो ओके। कोई एक विप्रो या टीसीएस में था। और उस समय उसके बाद ये हुआ कि अ, जब मैं इंदौर गया तो वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ रही थी, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात में 9 9 बजे तक, तो मैंने वो 14 घंटे पढ़ाई भी की। और जैसे ही निमसेट कंप्लीट हुआ तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 आई निमसेट एग्ज़ाम में, और भी काफ़ी एग्जाम्स में रैंक आई, जिसकी वजह से मेरे को एनआईटी तिरछी मिला। तो वो था कि एक टर्निंग पॉइंट, इनिशियल का टर्निंग पॉइंट जो कह सकते हैं एजुकेशन वाइज, वो ये था कि मैंने बीसीए के बाद एमसीए की तैयारी की, और एमसीए की तैयारी में फिर मेरे को एनआईटी तिरछी कॉलेज मिला। तो ये इनिशियल टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को एनआईटी तिरछी मिलना। गॉट इट, गॉट इट। ओके, तो कॉलेज में तो आ गए, बट उसके बाद भी राइट, मतलब इतने बड़े कॉलेज में आना, देन वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे खुद को स्टैब्लिश करना, एंड देन जैसे कि टॉप नॉच कंपनी है वहाँ पे आती है, बट अगेन जैसे आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा, कोडिंग वगैरह चीज़ें नई थी, तो कैसे फिर आपने यहाँ पे कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी कोडिंग की? तो बेसिकली जब मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हैं। अब उनका कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मतलब। और मैंने कभी बीसीए में भी मैं बीसीए कंप्यूटर सब्जेक्ट था, बट मैंने कभी कंप्यूटर उसमें पढ़ाई नहीं। मैं दिन भर मस्ती करता रहता, घूमता रहता, मतलब कभी सीरियस लिया ही नहीं था कैरियर को। तो जब मैं एमसीए में पहुंचा, अब उस समय मैंने एजुकेशन लोन भी ले लिया था, कि भाई 4 साढ़े 4 लाख का एजुकेशन लोन लिया है, तो उसका भी एक बर्डन चल रहा है, ठीक है, कि भाई उसे कैसे चुकाएंगे। ऊपर से ये था कि जब मैंने देखा कि मेरा जब फर्स्ट क्लास टेस्ट हुआ उसमें मात्र 7 नंबर आए, ठीक है, जो वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स थे उस समय कॉलेज में, मतलब क्लास में। तो उसमें हुआ कि भाई तब लगा कि नहीं, अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने फिर उस समय से गीक्सपो की, स्कोट सैफ, ये सब चीज़ें हैकर रैंक करना स्टार्ट किया। तो जब सेकंड क्लास टेस्ट हुआ तो उसमें मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। तो एक ही मात्र मेरा उस समय ये हो गया था कि नहीं, मेरे को प्रोग्रामिंग बहुत सीखनी है। प्रोग्रामिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा उतना ज़्यादा मैं बेटर बनूंगा। मैंने इतना आइडिया लिया था कि हाँ, प्रोग्रामिंग से ही एक अपन आगे बढ़ सकते हैं अगर कंप्यूटर साइंस में बढ़ना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की है। मतलब उस समय जितनी लोगों को पता नहीं थी, क्योंकि ये मैं बात बता रहा हूँ 2014 की, तो उस समय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक बहुत ही नया टर्म था। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस। उस समय बहुत ही एक उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था। तो उस समय मैं हैकर रैंक, कोड सेप वगैरह करता था, ठीक है। तो जब उसने जो भी मैंने चीज़ें सीखी मैंने सारी इम्प्लीमेंट करता गया, कोड सेप करता गया, तो जिससे मेरी कोडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो फर्स्ट सेमेस्टर जैसे मेरा काफ़ी अच्छा गया, उसके बाद जो फर्स्ट क्लास टेस्ट के बाद, तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। तो सेकंड सेमेस्टर में अब लैंग्वेजेस का भी आ गया कि भाई सी प्लस प्लस भी आ गया है ये। तो पहली सेमेस्टर में तो मैंने सिर्फ सी लैंग्वेज सीखा था, तो उसके बाद फिर मैंने सी प्लस प्लस के लिए मैं इंदौर गया। तो उस समय मैंने कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। मेन एक पॉइंट था कि कंसिस्टेंसी को कभी मैंने ब्रेक नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक दिन कोडिंग कर ली फिर 4 दिन तक मैं कोई कोडिंग ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वो नहीं था। हमेशा एक कंसिस्टेंसी जो मैंने रखी उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं कुछ चीज़ें अचीव कर पाऊँ, ठीक है। तो ये था मेन ब्रेकिंग पॉइंट उस समय। फिर उसके बाद जब मैंने इंदौर से वापस आया तो मैं घर भी नहीं गया उस समय, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी। फिर मैंने डायरेक्टली अपना ये सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सीखा। उस समय एक बुक आती थी नरसिम्हा करमुंची की, तो वो मैंने करना स्टार्ट किया, तो पूरा वो किया। और वो सीनियर करते थे, सुपर सीनियर, जो जिसका उनका उस समय उनका प्लेसमेंट चल रहा था, तो वो मैंने उसी समय से स्टार्ट कर दिया था। तो उससे बेनिफिट हुआ। फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद लगा कि थर्ड सेमेस्टर में एमसीए के लिए कंपनी आती हैं, तो फिर मैंने वो बुक भी खरीद ली जो सीनियर, सुपर सीनियर जो वो लोग करते थे, वही मैं करने लगा। तो फिर मैं थर्ड सेमेस्टर में जब कंपनी आनी थी तो फिर मैं सेकंड सेमेस्टर के बाद मैं चला गया हैदराबाद, जहाँ से मैंने फिर से कोचिंग की। और फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर के नए नए कॉन्सेप्ट सीखे, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो मेरे को नहीं आते थे एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। और जैसे ही मैं थर्ड सेमेस्टर में पहुंचा तो वो मेरे को एक प्लस पॉइंट मिला कि मैं जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई इंटर्नशिप के लिए, तो पहली अमेजन आई, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट आया तो उस समय मैं लिटरली सीजीपीए वाइज तो कम ही था काफ़ी लोगों से, लेकिन डीएसए वाइज में काफ़ी अच्छा था। तो इवन मेरे जो राउंड हुए वो भी उसमें उन्होंने ग्राफ के क्वेश्चन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे।
ठीक है। वो मैंने सारे सॉल्व किए, जिसकी वजह से मेरे एक ही राउंड हुआ प्रोग्रामिंग का, मतलब इंटरव्यू का, उसमें ही मेरे को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया गया। एचआर राउंड में 2-3 लोग थे, लेकिन किसी का भी फाइनल हुआ नहीं मेरे अलावा। तो ये था कि हाँ, ओवरऑल तो उस समय पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुए, क्योंकि रात में 2 बजे तक मैं उन्होंने कॉल किया कि 2 बजे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, कंसिस्टेंसी डीएसए में, कि प्रोग्रामिंग कैसे करें, ठीक है, सब चीज़ लैब वगैरह सब चीज़ों पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। गॉट इट। सो मेन आपकी जर्नी में लाइक व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी रही एंड एक वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड की तभी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाई। तो जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी, फुल टाइम काम किया एंड देन फिर गूगल में भी काम किया, तो लाइक गूगल की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? तो मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जब मैंने इंटर्नशिप मिला तो उसके बाद मैं 2016 में माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के लिए यहाँ आया। वहाँ पे भी एक होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ जितना काम मिला है उतना करके अपन सक्सेस हो सकते हैं। नहीं, उस समय जब इंटर्नशिप को अपन को फुल टाइम में कन्वर्ट कराना है तो अपन को एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। तो मैं रात में 1-1 बजे तक ऑफिस में रहता था। जो सीनियर्स थे, कुछ कुछ जो गाइड करने के लिए थे, वो रहते थे। तो उनसे ये हुआ कि मेरे को एक मेहनत करनी है और मेरे को एक वो चाहिए है। तो फिर मैं पूरा वो मेहनत किया, पूरा मैं बिग डेटा पे काम था उस समय, तो मैंने बिग डेटा पे काम किया, सब कुछ किया। जैसे ही इंटर्नशिप के 2 महीने कंप्लीट हुए, उसके बाद मेरे इंटरव्यूज़ हुए, और मैंने इंटरव्यूज़ भी क्लियर किए फुल टाइम के लिए। और फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा 5th सेमेस्टर में, तो कंपनी आना स्टार्ट हुई। तो मेरा तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का फुल टाइम ऑफर मिला है या नहीं मिला है। तो फिर मेरे को जब पता चला कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का भी मेरे पास ऑफर आ चुका है, ठीक है, तो उस समय जिससे मेरी माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम जॉब लग गई। और बाकी और भी बीच बीच में इंटर्नशिप लगी। एक जी हेल्थ केयर में इंटर्नशिप लगी बेंगलोर में, जो 18,000 रुपये महीने पे थी। और फिर जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट की फुल टाइम 2017 में मैंने ज्वाइन किया उसके बाद। तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली ये सक्सेस मिल गई। मतलब एक था कि भाई कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटी, और एक कभी हार नहीं मानना था। जैसे भी कुछ भी होता था कि भाई नंबर कम आए हैं तो सीख के फिर से नई चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। अभी 10,000 की नौकरी जब पहली जो बीसीए में लगी थी, तो कभी कभी कुछ कुछ लोग मेरे उस समय भी एक्सेप्ट किए थे, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने 10,000 की भी नौकरी। तो अभी भी वो ऐसा नहीं है कि बेकार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और अभी भी वो उतना पैकेज पे नहीं पहुंच पाए हैं, या उतनी उन्होंने जितनी जितनी जल्दी वो एमसीए के बाद पहुंच सकते थे, वो उतना नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीज़ें थी। फिर जैसे ही एमसीए में माइक्रोसॉफ्ट का फुल टाइम स्टार्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे फिर से वही बिग डेटा का काम कंटिन्यू किया। फुल स्टैक का भी काम मिला, कुछ एंगुलर पे, सी शार्प पे। तो पूरा मैंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद मैंने देखा कि लोग, मेरे सीनियर्स एक दो लास्ट ईयर यूएस गए हैं डायरेक्टली। तो फिर मैंने पता किया कैसे गए हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर था कि भाई 6-7 इंटरव्यूज़ होंगे, तो मैं रिक्रूटर्स का पता करना पड़ेगा, मैनेजर्स का पता करना पड़ेगा कौन हायर कर रहा है। तो मैंने वो पता किया, सब कुछ किया। तो मैंने 17-18 लोगों को मैसेज भेजा, जिसमें सिर्फ एक का रिप्लाई आया, और मेरे फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुए, और वो पूरे इंटरव्यूज मैंने क्लियर कर दिए उस समय। तो इस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट यूएस पहुंच गया, और वहाँ पे भी मैंने पूरा फुल स्टैक पे काम किया, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS। तो इस तरीके से मेरे पूरे राउंड्स वो क्लियर हो गए। और पूरा मैंने 2 साल वहाँ पे पूरा स्पेंड किया। और जब कोविड आया तो मेरे को घर वालों ने बुला लिया कि नहीं, अब उधर पे रहना नहीं है। और मेरा भी खास मन नहीं था कि वहाँ पे मेरे को पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करनी है। तो इस तरीके से मैं पूरे वो मैंने 2 साल वहाँ पे, 2 सवा 2 साल जो भी रहा, फिर मैं वापस आया। तो मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर से मैंने पूरा इंटरव्यूज़ दिए, सब कुछ दिए। लेकिन अभी लगता है कि डायरेक्टली मैं गूगल में पहुंच गया। नहीं, गूगल में पहुंचने से पहले मैंने कम से कम, इवन माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले पहुंचने से पहले, मैंने कितनी जगह अप्लाई किया था। एडोबी, ग्रैब, गोल्डमन सैक, माई ट्रेप, मॉर्गन स्टैनली, ओके, और बहुत सारी कंपनी, सर्विस नाउ, फ्लिपकार्ट, मतलब इतनी ज़्यादा कंपनीज में मैंने अप्लाई किया। कम से कम मैं 40 कंपनी के ऊपर रिजेक्ट हुआ जब मैं गूगल में मेरे को ऑफर मिला। लेकिन किसी में मैं लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाता हूँ, किसी में मेरा रिज्यूमे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी लोगों को आश्चर्य होता है कि नहीं, मेरा रिज्यूमे क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सर्विस बेस्ड कंपनी में तो क्या हुआ, मेरा रिज्यूमे क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में था तब मेरा रिज्यूमे भी रिजेक्ट हो जाता था किसी कंपनीज में, कि कहीं डीसो में रिजेक्ट हो गया, कहीं किसी में रिजेक्ट हो गया। तो ये नहीं है कि हमेशा रिज्यूमे तुम्हारा सिलेक्ट हो सकता है, कभी कभी रिज्यूमे रिजेक्ट भी होगा डिफरेंट डिफरेंट कारणों से। तो ये सब था। तो उस तरीके से मेरे को गूगल, जब मैं ज्वाइन किया उस समय मेरे पास फ्लिपकार्ट का ऑफर था,
और गूगल का ऑफ़र था, तो मैंने गूगल चूज़ किया। और लेकिन जब मैं माइक्रोसॉफ्ट यूएस पहुंचा, तो उसके पहले भी मेरे पास एक बाहर की अपॉर्चुनिटी का ऑफर था, ब्लूमबर्ग का, लेकिन मेरे को जब मैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर मिला तो मेरे को वो बेटर लगा, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से मेरे को गूगल का ऑफर मिला। ऐसा सिंपल सा नहीं था कि भाई मेरा लक था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से मैं गूगल मिल गया। लक होता है, लेकिन उतना नहीं होता है कि जितना आप सोचे कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ लक के भरोसे ही चलते रहेंगे। लक भी साथ देता है, लेकिन मेहनत अगर अपन नहीं करेंगे तो लक भी कभी साथ नहीं देगा। तो वही था कि मेहनत अपन को कंटिन्यू करनी पड़ी। ठीक है, कंटिन्यू मेहनत की, कंटिन्यू कितनी बार भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन रुका नहीं बेसिकली। गॉट इट। नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स मेंशन करे हैं कि लाइक जैसे कि अब हम लोग, जैसे काफ़ी लोग रिजेक्ट होते हैं राइट, तो एक सॉर्ट ऑफ गिव अप कर देते हैं कि हमारा नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ ये भी है ना कि जब हम मे बी दूसरे प्लेटफॉर्म से अपनी जर्नी शेयर करें, सो वी आर मेंशनिंग जस्ट द गुड पॉइंट्स कि आई गॉट सेलेक्टेड और ऐसे ऐसे, तो लोगों को वो बैक स्टोरी पता नहीं होती। जैसे कि अभी आपने स्पेसिफाई किया कि इवन आफ्टर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट आपको 40+ रिजेक्शंस मिले एंड देन गूगल की अपॉर्चुनिटी मिली। तो थैंक यू फॉर स्पेसिफाइंग दैट। तो आप अपने एक बार अपने इंटरव्यू प्रोसेस को मेंशन करेंगे गूगल के, क्या आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहा, कितने राउंड्स रहे, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा है कि गूगल जनरली जो अप्रोच करता है, जैसे मैंने या तो वो डायरेक्टली रिक्रूटर्स आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू, या फिर आपको मे बी नौकरी के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं वो, या फिर आप एक सेकंड पॉइंट होता है कि आप किसी से रेफरल लेके भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने, आपका फ्रेंड कोई काम कर रहा है या कोई कर रहा है, सीनियर काम कर रहा है, तो आपने उससे रेफरल ले लिया तो आपको गूगल रिक्रूटर अप्रोच करेगा। एक जो मैंने थर्ड तरीका चूज किया था, तो वो किया था कि मैंने डायरेक्टली रैंडम रिक्रूटर्स को मैसेज किया गूगल के कि कोई ओपनिंग है तो बताओ। मैं माइक्रोसॉफ्ट यूएस में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इंडिया में मूव करना है। तो उस तरीके से मैं मैसेज करता था, तो एक रिक्रूटर का मेल भी आया था। लेकिन उस समय भी मतलब ऐसा था कि लोग इतने ज़्यादा लिंक्डइन पे वो थे कि तुम्हें किसी भी तरीके की बात बोल रहे हैं। मतलब मैंने किसी, एक अभी भी याद है, मैंने एक एप्पल में एक लड़की काम करती थी, मैंने उसे मैसेज किया कि मेरे को रेफ़र करना है, तो वो मेरे को अभी भी याद है, वो सबसे ज़्यादा मेरे को हार्ट्स वर्ड लगे थे आज तक, कि उसने बोला कि मेरी प्रोफाइल रिक्रूटर जैसी दिखती है आपको। तो मतलब कि वो एकदम ऐसा लगा कि ये कोई वो ही नहीं है, मतलब कि कोई भी किसी तरीके से बोल सकता है। ठीक है, तो अपन एक को हम्बलनेस भी अपन को लानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अपन अगर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं या गूगल में काम कर रहे हैं तो अपन किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप बात मत कीजिए, बट एक तरीका होता है बोलने का। तो ये तो वो था। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा उसके बाद एक रिक्रूटर ने मेरे को अप्रोच किया गूगल से, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को गूगल के राउंड्स देने हैं। और फिर मैंने जून 2020 में मैंने गूगल के राउंड दिए, जब मैं यूएस में ही था एक्चुअली। तो मैंने 3 राउंड दिए, जिसमें पहला राउंड था 4 राउंड दिए। पहला राउंड था फ़ोन इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें स्टैक के ऊपर क्वेश्चन था कोई, तो मैंने वो क्लियर किया। उसके बाद मेरे को फीडबैक मिलता है कि मैं उतने अच्छे से राइट नहीं किया कोड। मतलब मैं 2 क्वेश्चंस लिखने थे मेरे को, तो मैं एक ही कर पाया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये था कि हाँ, मैंने सही से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो उन्होंने कंसीडर कर लिया कि ठीक है, अब मेंस ऑन साइट्स राउंड के लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अभी ये भी होता है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, कि लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ही एक अच्छी चीज़ है, इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, इट इज़ नॉट मैटर कि इंग्लिश है या हिंदी है, ठीक है। आपको एक बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए इंग्लिश का, टू एक्सप्लेन द आंसर, ठीक है। तो मेरा नहीं है, मैं खुद ही बोलता हूँ कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक तरीके से यह हुआ कि मैंने उन्हें एक्सप्लेन सही से कर पाया, ठीक है। तो इससे हुआ कि मैं उस राउंड में सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद 1-2 वीक बाद उनका आता है कि अब मेन राउंड्स हैं, तो जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि डायरेक्टली आप एक ही दिन में राउंड देना चाहते हैं या अलग अलग दिन पे देना चाहते हैं, किस तरीके से देना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं एक दिन में तो राउंड नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑफिस भी रहता है। तो मैंने 3 राउंड्स थे, उन्होंने पहले 3 ही राउंड शेड्यूल करने थे, तो मैंने बोला नहीं, अलग अलग दिन पे अलग अलग राउंड दूंगा मैं। तो मैंने 3 दिन पे 3 राउंड दिए, 1 वीक में। तो उसमें भी एक में क्वेश्चन था ग्रीडी एल्गोरिथम्स का, एक में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, एक में ग्राफ का क्वेश्चन था। तो मैंने 3 राउंड हुए, तो मेरे को तीनों राउंड में मतलब एक राउंड तो काफ़ी अच्छा गया था, एक राउंड थोड़ा बेकार गया था, और एक राउंड ओके ओके था। तो मेरे को लग रहा था कि नहीं होगा जनरली। मेरे को
काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा हाई बार है गूगल का, तो एक था कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने फीडबैक भी नहीं लिया, मतलब मेरे को अपने अंदर ही इतना वो होगा कि नहीं शायद मेरा नहीं होगा, तो मैंने फीडबैक ही नहीं लिया। तो जून हो गया, जुलाई हो गया, मैं जुलाई में यूएस से वापस भी आ गया। अगस्त में जैसे ही आया तो गूगल रिक्रूटर का मैसेज आता है कि आपके राउंड सही गए थे, तो हम जो नेक्स्ट 2 राउंड्स है वो आपके शेड्यूल करना चाहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि नहीं मेरा तो उतना अच्छा नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं 2 राउंड अच्छे गए थे, 1 राउंड ही अच्छा नहीं गया था, तो अगर आपके नेक्स्ट 2 राउंड्स अच्छे जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो फिर मैंने उसके लिए भी पूरी पढ़ाई की कि मेरा राउंड अच्छे चले जाए। गूगलीनेस एक राउंड होता है गूगल में, तो एक राउंड और सिस्टम डिजाइन का था, एक गूगलीनेस का था। तो मैंने सिस्टम डिजाइन के राउंड को रिप्लेस करा दिया है गूगल डीएसए से, क्योंकि उस समय मेरा सिस्टम डिजाइन उतना अच्छा था नहीं, और एक ऑप्शन था कि रिप्लेस करा सकते हैं, तो मैंने उस राउंड को रिप्लेस करा दिया डीएसए से। तो उस समय भी जो डीएसए में क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर था, दो कुछ एरेज से रिलेटेड था, और उन्होंने एक रैंडम अपने मन से क्वेश्चन बनाया था, वो कोरोना वायरस के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन था इनफैक्ट। तो वो राउंड मैंने क्लियर कर लिया, वो राउंड का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा था। और गूगलीनेस का ऐसा था कि गूगलीनेस के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने पास्ट में क्या किस तरीके से तुम्हें आंसर देना है, या किस तरीके से तुम्हें एक अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं जब मैं यूएस में था तो मैं 2-3 बार अमेजन के राउंड्स में रिजेक्ट हुआ था। अमेजन का जो स्टार प्रिंसिपल राउंड है, मैं उसमें मैंने 2 बार मैं रिजेक्ट हुआ हूँ उस राउंड में। तो मेरे को एक आइडिया था कि किस टाइप से आंसर देना है आपको। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने कभी डेडलाइन एक्सीड की है, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो कभी डेडलाइन एक्सीड करता ही नहीं हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि ये सिचुएशंस आई थी, ये चैलेंजेस आए थे, फिर भी मैंने एक डेडलाइन एक्सीड नहीं की क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स एक टेक केयर किए थे उस समय। तो एक तरीका होता है बोलने का, तो वो मैं पहले नहीं पता था, तो मैंने ये सब चीज़ें सीखी एक्सपीरियंसेस से, पास्ट रिजेक्शन से, ये सब चीज़ें। तो उससे मेरा वो राउंड भी बहुत अच्छा गया। और उन दोनों राउंड्स के बाद 2 हफ्ते बाद फीडबैक फिर से आया कि आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब फिर वही हायरिंग कमेटी जो भी होता है सब चीज़ें होगी। तो इस तरीके से ये गूगल का ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस था कि कैसे रिक्रूटर को आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप लिंक्डइन से रेफरल मांग सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तीनों चीज़ें वर्क करती हैं गूगल में, बस एक आपको सही डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, ये था। गॉट इट, थैंक यू। इतने अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से एलैबोरेट किया। राइट, तो एक क्वेश्चन है जो कि आई बिलीव कि आपके पास ही फ्रिक्वेंटली आता रहता होगा कि रिसोर्सेज, वी नो कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। अभी तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, राइट, बट स्टिल स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए। तो लाइक अगर आप बताएं कि क्या रिसोर्सेज डीएसए के लिए, सिस्टम डिज़ाइन के लिए, अगर कोई गूगल जैसी कंपनी को टारगेट कर रहा है तो दे शुड फॉलो। ओके, तो बेसिकली जो मैं रिसोर्सेज हमेशा यूज किया हूँ वो मैं पेड प्लस मैं फ्री दोनों रिसोर्सेज यूज़ करता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं फ्री रिसोर्सेज ही हमेशा यूज किया हूँ, जिसके पास ऑब्वियसली आप फ्री रिसोर्सेज से भी सीखते हैं, लेकिन मेरा एक था कि हमेशा मैं थोड़ा ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए चाहिए होता है कि जल्दी से चीज़ें। अभी मेरा होता है कि अगर फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं तो कब वही टाइम अगर 6 महीने लग रहा हो तो 1 साल भी लग सकता है। तो मैं एक क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ा सभी लोगों से नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ये था कि एक स्ट्रक्चर्ड वे। तो मैंने कॉलेज टाइम पे कोर्सेज भी ज्वाइन किए हैं। उसके बाद मैंने जो कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी वो काफ़ी काम में आई, मतलब काफ़ी जो मैंने जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की थी या डीएसए किया था वो काफ़ी काम में आया। तो जैसे ही मैं गूगल की प्रिपरेशन भी कर रहा था तो उस समय मैं लीड कोड वगैरह करता था। गीक्स पॉगिक्स तो मैं उस समय नहीं किया, लेकिन हाँ लीड कोड मैं बहुत ज़्यादा किया उस समय भी। तो मैंने जो भी अपने पुराने क्वेश्चन थे उन्हें देखा कि किस तरीके से मैंने पहले किए हुए हैं। ठीक है, और एक आदत थी कि मैं हमेशा जो मेरे को पता था कि मैं किस टाइप्स के क्वेश्चंस में रिजेक्ट होता हूँ तो मैं उन्हें नोट डाउन भी करके रखता था। ठीक है, तो वो मेरे पास थे, और मेरे पास कुछ कुछ नोट्स भी थे, तो मैं उन्हें फॉलो करता था। लीड कोड है, और कॉलेज टाइम पे मैं नरसिम्हा करमची की जो बुक थी डेटा स्ट्रक्चर वाली वो मैं फॉलो करता था। और एक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी कोई एक ब्लू कलर की बुक आती थी, तो मैंने वो भी फॉलो की है कॉलेज टाइम पे। लेकिन जो मैं आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट जो मैंने गूगल के लिए प्रिपरेशन के लिए फॉलो किया था वो मेजरली मैंने कॉन्सेप्ट पे ही फोकस किया था। ठीक है, और एक जो फोकस किया था वो था कि कैसे सी प्लस प्लस में सब चीज़ें लिखनी है, क्योंकि मेरा जो मेजर था कोड लिखने का डीएसए में वो सी प्लस प्लस ही था। और एक था कि हाँ लीड कोड के अच्छे मीडियम क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस करने हैं। बस ये जनरली रिसोर्सेज थे जो मैं यूज करता था। बाकी सिस्टम डिज़ाइन के भी हाँ उस समय क्योंकि अकेला गूगल नहीं था, तो मैंने सिस्टम डिज़ाइन के लिए भी टेक डमीज बाई नरेंद्र एक चैनल है। ठीक है,
तो उस समय ओके मैं वो फॉलो ज़्यादा करता था, वो मेरे को काफ़ी अच्छा चैनल लगता है सिस्टम डिज़ाइन के लिए, तो मैं वो भी फॉलो किया हूँ। ओके ओके गॉट इट। सो आई होप कि अगर किसी को मतलब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि क्या रिसोर्सेज वो फॉलो कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज़ लाइक कि आपको एक रिसोर्स पे ही मतलब वो रहना है। ये मतलब ऐसा होता है ना कि कोई काफ़ी सारे रिसोर्स हैं, तो एक रिसोर्स आप आज पढ़ रहे हो, फिर कल किसी ने दूसरा बता दिया तो आपने उस पर जंप कर लिया, तो जंप करते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, तो जंपिंग अपन एक करेंगे और ना, क्वेश्चन। तो जंपिंग हाँ। अगर करेंगे तो अपन किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कॉलेज में था, तो मेरे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखनी थी, तो मैं तो उस समय तुषार रॉय का एक, उस समय तो खैर यूट्यूब चैनल इतने ज़्यादा थे ही नहीं, तो मैं एक ही चैनल में हमेशा देखा हूँ। यूट्यूब पे मैंने कभी रिसोर्सेज से हेल्प ज़्यादा ली नहीं है। मैंने सिस्टम डिजाइन के लिए ये टेक डमी बाई नरेंद्र, और कॉलेज टाइम पे मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखता था। तुषार राय एक चैनल है जो अभी एप्पल में कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं, तो मैंने वो ही फॉलो किया है। तो बस ये है कि स्टिक करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्विचिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो, ये नहीं है कि आज मैं एरे पढ़ रहा हूँ तो कल डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा स्ट्रक्चर वे में पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्प रहेगी। गॉट इट गॉट इट। ओके, तो एक और क्वेश्चन कि लाइक आप मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके लिए एक ड्रीम कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिन कंपनी में आपने वर्क किया है, तो आई मीन एक सॉर्ट ऑफ रोड मैप उनके लिए कि लाइक कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मतलब ऐसी टॉप टेक कंपनीज में जा सकते हैं, क्या रोड मैप दे शुड फॉलो। रोड मैप ये है कि जैसे अगर दो कैटेगरीज हैं, एक है कि भाई अगर कोई फ्रेशर है, तो फ्रेशर है तो उसे जो मेन फोकस करना चाहिए वो मुझे लगता है डीएसए पे ही करना चाहिए। डीएसए में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक पर्टिकुलर, पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड है कि अपन को चूज करना पड़ेगा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि जो चांसेस सी प्लस प्लस और जावा अगर आप करते हो तो एक ज़्यादा एक एडेड एडवांटेज रहता है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे पता चलती हैं। पाइथन में सब चीज़ें अवेलेबल है लाइब्रेरी, तो आपको एक सी प्लस प्लस जावा की नॉलेज होगी तो वो एक बेटर चीज़ है। उसके बाद आपको टॉपिक्स स्टार्ट करने हैं कि बिट मैनिपुलेशन भी आना चाहिए आपको, सब चीज़, एरे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि अपने को डीएसए आता है पर पता ही नहीं है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले स्टार्ट करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सीखते हैं। फिर एरे हुआ, फिर अपना स्ट्रिंग्स है, फिर 2D मैट्रिक्स है, फिर सॉर्टिंग्स है, सारी हैशिंग है। तो उस तरीके से एक पैटर्न है। फिर उसके बाद अपन जाएंगे नेक्स्ट की नंबर सिस्टम है, बिट मैनिपुलेशन है। तो ये अपना एक बेसिक्स कंप्लीट हो गया। फिर अपन स्टार्ट करेंगे जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है, ट्री, बाइनरी ट्री, ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी। फिर प्रायोरिटी क्यू एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है कि भाई उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो एक प्रायोरिटी क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई डेटा स्ट्रक्चर में। अब एल्गोरिथम्स पे आते हैं, तो एक काफ़ी बंच ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ग्राफ एल्गोरिथम है, और एक अपना ग्रीडी एल्गोरिथम है, बैक ट्रैकिंग है। ये सब चीज़ अपन को एल्गोरिथम में कवर करनी पड़ेगी। कम से कम ये होता है कि अपन को जो फोकस करना है, अगर वो लीड कोड पे अपन फोकस कर रहे हैं, तो याद रखिए आप इस हमेशा कि अपन को ईजी भी नहीं करने हैं सारे, मीडियम भी नहीं करने हैं। एक वेटेज होना चाहिए कि 20% अपन ईजी करें, 60% अगर अपन मीडियम करें, और 20% अपन हार्ड क्वेश्चन करें। तो ये वेटेज एक आइडियल वेटेज है जो कंपनी में भी रिकमेंड होता है, ठीक है। कंपनी भी इतनी इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछती है, मीडियम कैटेगरीज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बड़ी कंपनीज में। तो वही है। और कभी भी घबराना नहीं है, मतलब नॉट गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर और अपन अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो अपन ये नहीं सोच सकते डायरेक्टली कि हमें गूगल से कॉल क्यों नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से कॉल क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप अभी अभी 1 स्टेप पे हो, तो आपको ये सोचना है 5 स्टेप पे कैसे जाएं हम, या 2 सेकंड स्टेप पे कैसे जाएं। आपको डायरेक्ट कॉल नहीं आ रहा है, आप उसी के लिए बैठे हैं कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो पूरा डेवलपमेंट आता है, हमें तो पूरा जावा स्प्रिंग बूट आता है, फिर भी हमें कॉल नहीं आ रहा है। आ सकता है आपको कॉल, लेकिन आप अगर स्टेप ले लेंगे कि भाई अपन टीसीएस में है, और अपन अगर जेपी मॉर्गन में भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है, या किसी भी और एक टीयर 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो आपके लिए बेटर है। फिर वहाँ पे आप काम करके 7-8 महीने, 10 महीने, फिर वहाँ से अगर आप एक जंप लेते हैं, तो आपको इजी भी रहेगा, और आपका कंपनसेशन भी अच्छा ग्रो होगा, और आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी होगा कि नहीं तो आप उसी चक्कर में बैठे रहेंगे कि आपको सिर्फ गूगल में जाना। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे ही आते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं नहीं मैं अभी सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ, मेरे को गूगल में जाना है। आपका एम होना चाहिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बट ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही।
क्योंकि बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो अच्छा पैकेज दे रही हैं, जो अच्छा वर्क लाइफ भी दे रही हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लो, ठीक है, और आप डेफिनेटली अच्छी जगह पे रीच होगे। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को गूगल का ऑफर नहीं मिलता तो मैं फ्लिपकार्ट ज्वाइन नहीं करता, करता ऑब्वियसली करता, ठीक है, लेकिन आपको वेटेज करना पड़ेगा कि किस चीज़ पे। तो आपको एक एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑफर लेने पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए पहले, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी पे हैं, रादर देन थिंकिंग कि नहीं सिर्फ आप टॉप कंपनीज में ही ज्वाइन करेंगे। गॉट इट। लाइक काफ़ी अच्छे से चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया, वेदर इट्स अबाउट योर गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड अभी जो चीज़ें आपने एक प्रॉपर रोड मैप जो एक्सप्लेन किया, आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। सो मनु, जैसा कि आई गॉट टू नो कि आपने गूगल में काम किया एंड देन राइट नाउ यू आर नॉट वर्किंग इन गूगल, लाइक आपने गूगल छोड़ दिया। सो माई क्वेश्चन इज़ दैट कि एक ड्रीम कंपनी जिसमें इतने लोग जाना चाहते हैं, तो लाइक व्हाट वाज द रीज़न टू लीव गूगल? सो बेसिकली रीजन ऐसा कुछ खास मेजर नहीं था। मैं लाइक लास्ट 2-3 ईयर से मेंटरशिप या पढ़ाने में फोकस ज़्यादा कर रहा था, तो उसमें मेरे को लगा कि बहुत सारे लोगों के अभी भी मतलब लोग इतने कोर्सेज हैं अवेलेबल, लाइव कोर्सेज हैं या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, बट अभी भी लोग उतना, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी है वो एक तरीके से सही से नहीं मिल पा रही हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और ये कह सकते हैं कि प्रॉपर मेंटर से प्रॉपर डाउट सेशन ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो मेरा ये फोकस था कि मैं भी थोड़ा टीचिंग डोमेन में, टीचिंग में कुछ करियर करूं। तो मैंने अपना अभी बेसिकली मैं ट्यूटोर एकेडमी में एज अ फुल टाइम को फाउंडर ज्वाइन किया हूं, ठीक है, जिससे कि मैं लोगों को काफ़ी हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो यही है कि एक थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक वे में, और वो भी उतना ज़्यादा उन्हें कॉस्ट का भी बर्डन नहीं हो। तो ये सब चीज़ें को रखने के लिए मैं गूगल का जॉब छोड़ा हूँ कि हाँ मैं लोगों को सिखा पाऊँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बस यही था कि जो भी आपको अगर किसी भी रिगार्डिंग बात करनी है मेरे से किसी, तो मेरे को लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी है तो। थैंक यू सौम्या, मतलब कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने आपने इनवाइट किया और लोगों को हेल्प होगी होगी। नहीं, ये काफ़ी आई मीन काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने कि लाइक यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, यू आर हेल्पिंग देम आउट कि जो चैलेंजेस आपने फेस करे वो बाकी लोग फेस ना करें। सो आई मस्ट से दैट इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। वंस अगेन थैंक यू सो मच मनु, इट वॉज नाइस थैंक यू टॉकिंग टू यू। थैंक यू।